Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आरडी क्लासेस फिजिक्स बाय देवेंद्र। आज अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों यूनिट्स एंड डायमेंशंस का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डायमेंशनल फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बच्चों, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे एक क्वेश्चन आ जाता है और स्कूल में भी आएगा ये आपके फर्स्ट टर्म में। ठीक है, तो बच्चों हम आज सीखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना। अगर हमें फॉर्मूला आता है तो हमें बेसिक फॉर्मूला आता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो फिजिकल क्वांटिटी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते कैसे? डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ याद रखना पड़ता है। क्या, वो मैं बता रहा हूं। देखो, मास के लिए याद रखना है कैपिटल एम, मास के लिए लिखेंगे कैपिटल एम। लेंथ के लिए लिखेंगे बच्चों कैपिटल एल। टाइम के लिए कैपिटल टी। करंट के लिए कैपिटल ए, क्योंकि एम्पियर होता था ना यूनिट। करंट के लिए कैपिटल ए। टेम्परेचर के लिए कैपिटल के या थीटा। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, मुझे तो मिला नहीं, तुम्हें मिले तो बताना मुझे। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो बच्चों इसके लिए लेते हैं मोल, MOL। ई नहीं बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चल तो ये हमें याद रखना है बच्चों, रिमेंबर इट। ठीक है, अच्छे से याद कर लो, इसके बिना डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बनेगा। ठीक, अब आपको अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक फॉर्मूला आता है तो आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला है क्यों? डायमेंशनल फॉर्मूला है क्या, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, वो समझने के पहले बनाना सीख लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ तो जस्ट फिजिक्स स्टार्ट हो रही है, तो फिजिक्स के फॉर्मूले पूरे आपको कैसे याद हो सकते हैं? अभी तो स्टार्टिंग है। ठीक है ना, तो बच्चों आपको फॉर्मूले नहीं पता, मैं सिखाऊंगा फॉर्मूले। और ये यूनिट स्टार्ट तो यहाँ हो रहा है, खत्म फिजिक्स के साथ ही होगा। ठीक है, मैं यहाँ आपको सिर्फ क्या सिखा दूंगा कि अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। उन फॉर्मूलेस को 2-3 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। वो फिजिकल क्वांटिटी डिटेल में अपन यूनिट वाइज पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलो बनाना सीखते हैं। बनाना सीखते बहुत ही सिंपल। देखो क्या, स्टार्ट करते हैं एरिया से। एरिया रेक्टेंगल का ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल एरिया बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ के लिए क्या लेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एल, और ब्रेड्थ भी एक लेंथ ही है ना अल्टीमेटली, ये एल। कितना आ गया बच्चों? एल स्क्वायर। तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ गया? एल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बच्चों क्या होता है बताता हूं क्या होता है, 3-4 फॉर्मूले फिर बताता हूं। ठीक, एरिया के बाद हम बात करें वॉल्यूम की। वॉल्यूम, क्यूब के वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात करते हैं। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, LBH। लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो ये भी क्या है? लेंथ। ये भी क्या है? लेंथ। ये भी क्या है? लेंथ। L इनटू L इनटू L कितना आ गया? L क्यूब आ गया। ये निकल गया वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, एक और तरीका है यूनिट की हेल्प से। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, चाहे सर्कल का एरिया हो, चाहे सरफेस एरिया हो स्फीयर का, कोई सा भी एरिया हो, मीटर स्क्वायर। मीटर मतलब लेंथ, L स्क्वायर। ये बन गया वॉल्यूम का मीटर क्यूब। मीटर क्यूब होता था वॉल्यूम, स्फीयर का, क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, किसी का भी मीटर क्यूब आता था वॉल्यूम, 10th क्लास में पढ़ते थे। ठीक है, तो मीटर यानी लेंथ, L क्यूब। ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यूनिट से भी बना सकते हैं आप। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला अपन बात करें डेंसिटी की बच्चों। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी पढ़ते हैं ना, जैसे पत्थर की डेंसिटी ज्यादा या थर्माकोल की डेंसिटी ज्यादा? पत्थर की ना। डेंसिटी का मतलब क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। बच्चों ज्यादा मास आ जाए कम वॉल्यूम में तो वो डेंसिटी ज्यादा होगी। हीरा बहुत डेंसर है, ठीक है ना, कम वॉल्यूम में ज्यादा मास आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर मास अपॉन वॉल्यूम है फॉर्मूला,
तो मास के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल M, और वॉल्यूम ये निकाल चुके हैं, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना, L3। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया स्टूडेंट्स, डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया M L-3। ठीक है बच्चों, आवाज नहीं, ध्यान सुनो, देखो M L-3, -3 क्यों आया बच्चों, जब भी डिनोमिनेटर वाला ऊपर आता है तो पावर जो होता है उसका साइन बदल जाता है, नेगेटिव वाला ऊपर आता है तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव वाला ऊपर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि हमने ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, लेकिन बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला जो लिखने का तरीका होता है बुक्स में आप देखोगे ना, तो उसमें बच्चों MLT के फॉर्म में लिखा रहता है, MLT के फॉर्म में। MLT क्यों, M का मतलब मास, L का मतलब लेंथ, T का मतलब टाइम। तो आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा, M0 L2 T0 है तो यही ना, फिर M और T क्यों लिखा, अरे बस अच्छा लगता है, नहीं देखो अच्छा लगता है, बस इसीलिए देखने में अच्छा लगता है। ज्यादातर फॉर्मूले में आगे चल के MLT तीनों आने लगेंगे इसीलिए, और फिर आपको क्या यार ये क्यों नहीं आता, अरे लिखने का एक तरीका बना लिया बच्चों, ठीक है ना, हम उल्टे भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर चलते नहीं, अच्छा नहीं लगता ना, बस वही बात है। तो ये आ गया M0 L2 T0, इसमें लिखे बच्चों, इसमें हम लिखे M0 L3 T0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बच्चों इसमें मास नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन लेंथ है। कितनी लेंथ है, 2। इसमें मास नहीं है, टाइम नहीं, लेकिन लेंथ है कितनी, 3। इसमें बच्चों मास कितने हैं, 1, लेंथ कितनी है, 3, टाइम कितना है, नहीं है टाइम, तो M1 L-3 T0, ये भी सही है। समझ आ रही है मेरी बात, फॉर्मूला हमें इतना ही बनाना है, ऑप्शन में ऐसा दिख गया तो रोने की जरूरत नहीं है, बन जाएगा क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, चलो देखो अब फोर्थ क्वेश्चन, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब हाउ फास्ट, कितना तेज कोई चीज कितना तेज चल सकती है, वेलोसिटी। ठीक है, शताब्दी और पैसेंजर ट्रेन हम ले लें, और शताब्दी या राजधानी एक्सप्रेस बहुत तेज भागती है, वेलोसिटी ज्यादा है क्योंकि ज्यादा डिस्प्लेसमेंट चलती है कम टाइम में। ठीक है ना बच्चों, हमारे और चीते के कंपैरिजन में कौन तेज भागेगा, चीता ना भाई, चीता तो जाने इसलिए जाता है। ठीक है, तो बच्चों वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, डिस्प्लेसमेंट यानी क्या, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ। ठीक, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ, तो बच्चों ये आ गया लेंथ, और ये नीचे क्या है, टाइम t, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, LT-1। ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। और वेलोसिटी का यूनिट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास नर्सरी से, नर्सरी मतलब 9 10 यार। देखो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता था, मीटर पर सेकंड, तो मीटर के लिए क्या L लिख सकते हैं, और सेकंड के लिए टाइम t लिख सकते हैं, तो ये कितना बन गया, LT-1। ये तरीका भी एक बनाने का, तो यूनिट से भी बन जाता है, अगर यूनिट याद है तो। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला से बना लो, यूनिट याद है, यूनिट से बना लो, डरने की कोई बात नहीं है। फिफ्थ, एसिलरेशन। एसिलरेशन क्या होता है बच्चों, एसिलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एसिलरेशन क्या है, जब वेलोसिटी में चेंज होता है तब एसिलरेशन आता है, और जब एसिलरेशन आएगा आपको फील होगा बच्चों। कैसे, वेलोसिटी चेंज होना, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है बच्चों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो बच्चों स्पीड प्लस डायरेक्शन है वेलोसिटी का मतलब। तो अगर स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सीलरेशन आएगा। डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सीलरेशन आएगा। दोनों चेंज होंगे तो वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा। फॉर एग्जांपल, आप सीधे ट्रैक पे चले जा रहे हो, आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए 10 20 30 40 50, स्पीड चेंज हो रही है बच्चों, आपकी स्पीड चेंज हो रही है, बढ़ रही है, एक्सीलरेशन आएगा। फील हो रहा है ना आपको, सडनली आपको जर्क लगते हैं जब गाड़ी आगे बढ़ती है तो, ठीक है ना। और जब आप धीरे धीरे स्पीड कम करते हो तो भी आपको जर्क लगता है। आपके पीछे जो बैठा है सडनली आप ब्रेक मारोगे तो उसको झटका लगेगा आगे की तरफ, और अगर एकदम से लगा दिया तो वो बच्चों जंप करके तुम्हारे ऊपर से रोड पर खड़ा हो जाएगा जाके। क्या था, एक्सीलरेशन। फील हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद जब आप टर्निंग्स पे, आपने देखा होगा आपके स्कूल की बस से जब आप आते हो टर्न्स वगैरह पे, तो जब आपके स्कूल की बस टर्न लेती है तो आपने देखा होगा कि आप उसकी ग्लास से चिपक जाते हो बच्चों। तो अगर वो ग्लास नहीं होते तो तुम कहां पड़े होते, रोड पे।
ठीक है, रोड के सेंटर पे क्या था, वो एक्सीलरेशन था बच्चों, जिसके कारण तुम टुवर्ड्स मतलब रोड पे जाने वाले थे खिड़की से निकल के, तो वो जो फील हो रहा है क्या है वो एक्सीलरेशन। क्या डिटेल में अपन पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स पे एक्सीलरेशन। अभी हमको क्या निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला, और अगर हमें बेसिक फॉर्मूला आता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज में इनको गोली मार दो, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नीचे टाइम है तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर कितना L, नीचे कितना t स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन कितना आ गया LT माइनस 2। ओके, एक दूसरा तरीका, एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर यानी L, सेकंड यानी टाइम t स्क्वायर, तो ये आ गया बच्चों कितना LT माइनस 2, तो यूनिट से भी निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया एक्सीलरेशन का LT माइनस 2। अब एक्सीलरेशन कोई सा भी क्यों ना हो बच्चों, कोई सा भी क्यों ना हो एक्सीलरेशन, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला LT माइनस 2 ही रहेगा। ठीक है, कैसे, क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, हम एक और एक्सीलरेशन पढ़ते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको स्मॉल g से डिनोट करते हैं। आपको पता होगा इसकी वैल्यू कितनी होती है, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ का एक्सीलरेशन है टुवर्ड सेंटर, कोई भी चीज अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, आप में इस दुनिया में हर ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, इसी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के कारण। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाती है, रिटार्ड हो रही है बॉडी, वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सीलरेशन आ रहा है, अर्थ का एक्सीलरेशन है। किसी बॉडी को ड्रॉप करते हो तो स्पीड बढ़ने लगती है, क्या है वो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण है वो। ठीक है, खैर अभी हम बात कर रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो g का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसका भी वही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा जो एक्सीलरेशन का है तो एक्सीलरेशन ही ना अल्टीमेटली। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, नंबरिंग कितने हो गए, 6 ना, देखो भाई भूल जाओ तो नंबरिंग कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 7 हम बात करें मोमेंटम की। मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, P मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, P इज इक्वल्स टू mv। ठीक है ना, मास इनटू वेलोसिटी। बच्चों मेरे हाथ में मास है और मैं इसे फेंक दूं आपकी तरफ, तो इसके पास क्या है, मोमेंटम है ना, मोमेंटम लगेगी ना मारने पे, इसमें क्या है, मोमेंटम है। तो अगर मैं रुई मारूंगा आपको फेंक के, लगेगी क्या, नहीं ना, कम मोमेंटम, मास बहुत कम है। ठीक है ना, तो अगर मास भी ज्यादा हो वेलोसिटी भी ज्यादा हो, मतलब एक ट्रेन के सामने अपन खड़े हो जाए, ट्रेन का मास भी ज्यादा और 100 की स्पीड से आ रही है, जब वो अपन से टकराएगी तो उसका मोमेंटम तो बहुत ज्यादा है। हैप्पी बर्थडे, क्यों, मोमेंटम बहुत ज्यादा है बच्चों, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, तो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला, मास के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल M, वेलोसिटी के लिए LT माइनस 1, तो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, MLT माइनस 1। ठीक, इसके बाद हम बात करें मोमेंटम के बाद बच्चों फोर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये फोर्स। ठीक है ना, ये तो हमें निकाल के याद ही रख लेना है, लिप्स पे होना चाहिए हमेशा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जिनकी बार बार हमें जरूरत पड़ेगी वो फोर्स है, वर्क है। ठीक, वेलोसिटी एक्सीलरेशन का याद ही हो गया होगा, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, LT माइनस 1 था, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, LT माइनस 2 था। अब हम बात करें मोमेंटम के बाद फोर्स की बच्चों, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी ma, मास यानी कैपिटल M, एक्सीलरेशन LT माइनस 2। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, MLT माइनस 2।
कितना mlt-2। याद रख लो mlt-2, नारे लगा दो mlt-2, mlt-2। तो बच्चों फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2। अब हम बात करेंगे वर्क की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ एफएस कॉस थीटा लिख दो, ठीक है, एफएस कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा को भूल जाओ, डायमेंशनलेस होता है, आगे पता चल जाएगा। 9th में हमने क्या पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लिख देता हूं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफएस। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, एक लेंथ, ये आ गया L। तो कितना आ गया बच्चों, ml2t-2। ये रहा वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2, ठीक, ml2t-2। तो वर्क का कितना आया, ml2t-2। बच्चों वर्क क्या है, वर्क से क्या होता है बच्चों, वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमेशा एनर्जी में, चाहे काइनेटिक एनर्जी चाहे पोटेंशियल एनर्जी, दुनिया भर की एनर्जी होती है। तो जब भी हम वर्क करते हैं वो कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी में, ठीक है। तो दुनिया में जितनी भी एनर्जी है कहाँ से आई, वर्क से। तो अपन ऐसा समझ सकते हैं पूरी एनर्जी के जो माता पिता हैं वो कौन है, वर्क है। अब जो माता पिता का सरनेम होता है वही बच्चों का सरनेम होता है। वर्क का यूनिट जूल होता है तो एनर्जीज का यूनिट भी क्या होता है, जूल होता है, ठीक है ना, राइट। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वही दुनिया में कोई भी एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी, उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो वर्क का होगा, ठीक है। प्रूफ कर सकते हैं, देखो प्रूफ करते हैं। ये वर्क हो गया। इसके बाद अपन बात करें काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², हाफ mv²। हाफ नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। m यानी मास, v यानी lt-1 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, ml2t-2। तो काइनेटिक एनर्जी का भी उतना ही आ गया जितना वर्क का था, ठीक है। 11th। अब हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या था, mgh, नॉट mdh, mdh मसाले हैं, mgh, पोटेंशियल एनर्जी mgh। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब भी हम वर्क करते हैं और अगर सिस्टम में स्टोर हो जाए कोई एनर्जी, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। धनुष बाण खींचा आपने, खींच के रखा स्ट्रिंग को, क्या स्टोर्ड है इसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही छोड़ देंगे तीर आगे चला जाएगा। जब भी कोई कहे हमें यकीन नहीं हो रहा स्टोर्ड है, छोड़ दो, ठीक है। पत्थर उठाया आपने जमीन से, आपने उठा के रखा है बच्चों, आपने वर्क किया, वो स्टोर्ड है सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कोई कह रहा है नहीं हम नहीं मानते, आप उसके पैर पे छोड़ सकते, मानना पड़ेगा उसे कि भाई स्टोर्ड थी, अब स्टोर्ड थी एनर्जी उसमें, ठीक है ना। चलो पोटेंशियल एनर्जी mgh, mg यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है तो एक्सीलरेशन ना, lt-2 हाइट यानी l। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना, ml2t-2। तो बच्चों कोई सी भी एनर्जी क्यों ना हो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होता है, पूरी एनर्जी इसका वर्क के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बच्चों हम बात करें कि डायमेंशनल फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या होती है। तो बच्चों ये क्या है, ये क्या कहलाते हैं, पावर्स। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, पहले सुनो, लेंथ, टाइम, मास, लेंथ, टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। और इनके ऊपर जो बच्चों पावर है ना, पावर रेज है, ये जो पावर है, ये पावर है, इनको कहते हैं डायमेंशंस। क्या कहते हैं, डायमेंशन। यानी फोर्स में मास की कितनी डायमेंशन, एक, लेंथ की 1, टाइम की 2। वर्क में मास की 1 डायमेंशन, लेंथ की 2 डायमेंशन, टाइम की 2 डायमेंशन। तो बच्चों ये जो पावर रेज्ड है फंडामेंटल क्वांटिटी पे, इसको कहते हैं डायमेंशन। एंड द ओवरऑल फॉर्मूला व्हिच रिप्रेजेंट्स फिजिकल क्वांटिटी, एंड द ओवरऑल फॉर्मूला व्हिच रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो पावर है अकेले अकेले, ये क्या है, डायमेंशन। और ये पूरा फॉर्मूला क्या है, पूरा फॉर्मूला क्या है बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला है। आई होप समझ गए होंगे डायमेंशनल फॉर्मूला की डेफिनेशन, कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। आपको निकालना आना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट्स इट, ठीक। अब बच्चों अपन बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2 होता है। दुनिया में जितनी भी एनर्जी हो वर्क से आई है, तो जो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला वही एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते। पावर, पावर क्या होता है बच्चों, पावर होता है वर्क डन
अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। भाई पावर होता है W/T, वर्क डन अपॉन टाइम। जो ज्यादा वर्क करेगा कम टाइम में वो ज्यादा पावरफुल होगा, होगा कि नहीं होगा? जैसे मान लो ये कुआं है, ठीक है, ये आया खली और ये आया SR के खाली करने, ठीक है। तो बच्चों अब इस कुएं को खाली करना है। ये अपने साथ जो खली है वो क्या लाया, पूरी टंकी लाया खाली करने के लिए। और ये SKR बोल दो भाई, देखो यार किसी कोई बुरा मान जाए, ठीक है। तो ये लोटा लेके आया, तो ये खाली आया, ये SKR आया, दोनों को बोला कि टैंक खाली करना है। दोनों के लिए वर्क क्या है, सेम ना, वर्क सेम। अब जिसका टाइम कम लगेगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। तो भाई खाली भाई जो है वो एक बार में खाली कर देंगे, 2-3 टंकी डाली पूरा टैंक खाली। और ये ऐसा SKR, ये लोटे से जिंदगी में खाली कर बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये ज्यादा पावरफुल है और ये कम पावरफुल है टैंक खाली करने के लिए। दर्द डिस्को की बात नहीं कर रहा, दर्द डिस्को में पावर इनका ज्यादा रहेगा, इनका कम रहेगा, ठीक है। चल, तो वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml2t-2, अभी बोला था, याद कर लो। वर्क का और फोर्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क का और फोर्स का। फोर्स का क्या, ml_t-2, वर्क का ml2t-2, ये दोनों बिठा लो दिमाग में, ठीक है। चल, ये t, ठीक, तो ये ऊपर जाएगा t, तो ये पावर आ जाएगा ml2t-1। देखो t-2 ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t-1 और बेसिस सेम, तो पावर ऐड, तो ये -3 हो जाएगा, तो t-3। तो ये पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ml2t-3, ठीक। ये 13। अब अपन बात करें बच्चों प्रेशर की। प्रेशर क्या होता था बच्चों, प्रेशर होता था फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना बच्चों, mlt-2, और एरिया का L2, L से L कैंसिल, ठीक है। तो ये आ गया ml-1t-2, तो ये निकल आया प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया ml-1t-2। अब अपन बात करते हैं, पावर हो गया, प्रेशर हो गया, इंपल्स। इंपल्स क्या होता है बच्चों, इंपल्स क्या होता है बच्चों, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। आपने फोर्स कितनी देर तक लगाया किसी चीज पे, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। इंपल्स का मतलब है फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। तो बच्चों फोर्स mlt-2, चेंज वेंज का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। टाइम आया ये t, तो इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया mlt-1, ठीक है स्टूडेंट, mlt-1। इंपल्स को और क्या लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम भी लिखते हैं। इंपल्स को क्या लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम। कैसे, कहां से आया, F इंटू डेल्टा टी, और क्लास 9th में पढ़ा था कि फोर्स को लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया। तो बच्चों इंपल्स किसके बराबर, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। चेंज का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, तो mv इज lt-1, यहां से भी बन गया। तो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम से भी निकाल सकते हैं। इंपल्स क्या, जब इंपल्स मतलब फोर्स एक्ट करता है, तो उसका पूरा इफेक्ट निकाला जाता है, तो वो क्या करता है, मोमेंटम चेंज कर देता है। इंपल्स आपका मोमेंटम बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है बच्चों, ठीक है ना। 15 इंपल्स का हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। अब अपन बात करते हैं बच्चों एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। फिर अपन बात करते हैं एंगुलर एसिलेरेशन, जिसको डिनोट करते हैं अल्फा से, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एसिलेरेशन।
बच्चों एंगुलर मतलब घूमने वाली चीजों से रिलेटेड है, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी जब आपकी ट्रेन गाड़ी सीधे रोड पे चल रही तो लीनियर वेलोसिटी, और अब अगर आप सर्कल में घूम रहे हो तो कौन सी वेलोसिटी? एंगुलर। फैन के पास कौन सी वेलोसिटी? एंगुलर। एंगुलर तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? ये देखो, ये फैन का ब्लेड है, ये यहां से यहां तक आई, क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? एंगल। एंगल चेंज हो रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होता है, एंगल चेंज हो गया ना, कितने टाइम में चेंज हो गया? डेल्टा टी। तो थीटा, थीटा एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, क्यों? एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क का भी लेंथ और रेडियस का भी लेंथ कट गया, 1 आ गया, डायमेंशनलेस है। क्या है एंगल? डायमेंशनलेस है, इसीलिए पूरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ठीक। तो थीटा, थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों? 1। टाइम का t कितना आ गया? t माइनस, ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का। एंगुलर एक्सीलरेशन बच्चों, जब आप गाड़ी सीधे रोड पे स्पीड को कम ज्यादा करते हो, स्पीड आप बढ़ा रहे हो और कम कर रहे हो, बढ़ा रहे हो कम कर रहे हो, मान लो आप बढ़ाते जा रहे हो या कम करते जा रहे हो, तो कौन सा एक्सीलरेशन आता है? लीनियर एक्सीलरेशन आता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब फैन का ब्लेड घूम रहा है, जब आप स्टार्ट करते हो तो आपने देखा होगा धीरे 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 घूमते घूमते तेज हो जाता है, ये क्या हुआ? वेलोसिटी चेंज हो रही, कौन सी? एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो गई। तो कौन सा एक्सीलरेशन आ गया फैन के ब्लेड के पास? एंगुलर एक्सीलरेशन आ गया। क्या आ गया बच्चों? एंगुलर एक्सीलरेशन। और जब आप स्विच ऑफ करते हो तो क्या होता है? तेज रहता है, फिर स्लो हो गया, कौन सा एक्सीलरेशन आया? एंगुलर। लेकिन बच्चों थोड़ी देर बाद जब चालू कर देते हैं, थोड़ी देर बाद स्विच ऑन करने के बाद एक कांस्टेंट स्पीड अचीव कर लेता है फैन का ब्लेड, तो एंगुलर एक्सीलरेशन तब क्या हो जाता है? 0। मान लो आपकी गाड़ी पे पीछे पापा बैठे हुए हैं, तो आप 40 की स्पीड से चला रहे हो सीधे रोड पे, एक्सीलरेशन रहेगा क्या आपके पास? नहीं रहेगा, आपकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, सीधे चलाए जा रहे हो 40, चेंज इन वेलोसिटी 0। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। कौन सी वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को किससे कहते हैं? ओमेगा से। ओमेगा को क्या लिख दे? चेंज में इसको गोली मारो है, ओमेगा को t-1, और ये t ये रहा, ऊपर जाएगा तो t-2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं m0 L0 t-2, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, बाकी ठीक है सफिशिएंट है। एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया। अब अपन बात करें बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी, इसके पहले बात कर लूं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है बच्चों? टाइम पीरियड तो टाइम ही होता है, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? टी होगा, ठीक है। अब अपन बात करें फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने खटपट पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी बार कोई चीज खटपट हो रही है, ठीक है। आपके घर में जो एसी आ रहा है, एसी करंट ऐसे करके आता है साइन वेव, ये ऐसे आता है, ठीक है। अगर आप एसी एक बार पकड़ लो ना तो एक सेकंड में पता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है एसी की? 10th में पढ़ा था आपने 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब ऐसी 50 साइकिल निकल जाती है एक सेकंड में। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। हर्ट्ज का मतलब पर सेकंड, पर सेकंड, एक सेकंड में 50 साइकिल्स हैं, कितनी है? 50, यानी कि एसी की ऐसी 50 साइकिल्स निकल जाती है एक सेकंड में ट्यूबलाइट से, एक सेकंड में 50 साइकिल्स, और एक साइकिल में एक ऊपर मैक्सिमम एक नीचे मैक्सिमम। तो बच्चों एक सेकंड में 50 साइकिल, ठीक है ना। तो एक सेकंड में 100 बार मैक्सिमम और 100 बार मिनिमम। तो अगर आप एसी को पकड़ लो तो आपको 100 बार मैक्सिमम झटके लगेंगे, ठीक है ना। 50 बार ऊपर 50 बार नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ठीक है ना। एसी को अगर छू लिया बल पूरे ऊपर सर, ठीक है। देखो तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाय टाइम पीरियड, कितने खटपट पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी बार, 1 बाय टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड यानी टी ही है, टाइम पीरियड टी है, तो t-1 ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे मैं और बढ़ा दूं, परेशानी हो रही हो तो इसको लिख दे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को 1 बाय टी, टाइम पीरियड इज टी, तो ये आ गया t-1।
तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है। अब अपन बात करें 19 एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा 2 पाई एफ, ठीक है। 2 पाई एफ भी लिखते हैं इसको। 2 पाई, 2 का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, पाई का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, फ्रीक्वेंसी का t-1। तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत हो बोलो, वो स्टेप ही हटा देंगे स्टूडेंट्स, ठीक। अब हम बात करते हैं बच्चों टॉर्क की। टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। अब टॉर्क है क्या बच्चों? पहले तो ये पता होना चाहिए टॉर्क क्या है। टॉर्क बच्चों क्या है? टॉर्क टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। फोर्स का वो इफेक्ट जिससे कोई चीज घूम जाए, उसको कहते हैं टॉर्क। फैन घूम रहा है ना, उसकी मोटर क्या लगा रही है उस पर? टॉर्क। आप पेन का ढक्कन खोलते हैं, ये ऐसे खोलते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये वाला तो ऐसे खुल जाता है, लेकिन हम ऐसे मूव करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या लगा रहे हैं? टॉर्क लगा रहे हैं। आप स्टीयरिंग घुमा रहे हो कार का, आप क्या लगा रहे हो? टॉर्क लगा रहे हो बच्चों। गाड़ी का इंजन गाड़ी के टायर को मूव करवा रहा है, क्या लगा रहा है? टॉर्क लगा रहा है, ठीक है। तो बच्चों कोई भी फोर्स का वो इफेक्ट जिससे कोई चीज घूम जाए, क्या कहते हैं? टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता क्या है? डिटेल में तो अपन रोटेशनल मोशन में से पढ़ेंगे बच्चों। टॉर्क होता क्या है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। जैसे बच्चों कोई चीज है, ये यहाँ पे घूम रही है, घूमने वाली हिंज है, ये डिस्टेंस है और ये क्या लग रहा है? 90 डिग्री पे फोर्स लग रहा है। फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना जरूरी है, नहीं तो नहीं घूमेगी कोई चीज। जैसे दरवाजा आपने देखा होगा बच्चों, ये आपके घर में डोर लगा हुआ है, ये हिंज है जहाँ पे घूमता है, तो हैंडल यहाँ लगा होता है सबके घर में खोलने के लिए। क्यों? ये एक्सिस से जहाँ घूम रहा है और ये डिस्टेंस है, और टॉर्क फोर्स अपन अंदर लगाएंगे तो फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? ये डिस्टेंस और ये फोर्स परपेंडिकुलर हुए तो ये घूम जाएगा। तो फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर होने चाहिए तभी टॉर्क लगेगा, ठीक है। आपके डोर में आप कैसे खींचते हो? डोर को हैंडल पकड़ के ऐसे ओपन करते हो ना, कि ऐसे खींचते हो, ये भाई ऐसे टॉर्क नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उस केस में फोर्स भी यही हो जाएगा और डिस्टेंस भी यही हो जाएगा एक्सिस से, दोनों सेम साइड है, टॉर्क जनरेट नहीं होगा। टॉर्क के लिए फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना कंपलसरी है, ठीक है ना। तो बच्चों डोर उखड़ जाएगा पर घूमेगा नहीं, तो टॉर्क के लिए क्या होना चाहिए? फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। और कहाँ टॉर्क आता है? आपने देखा होगा बच्चों, आपने देखा होगा ट्रक वालों के जब ट्रक के टायर पंचर हो जाते हैं तो वो पाना यूज करते हैं, रेंच, ठीक है ना। तो उनका इतना सा पाना नहीं होता है नट खोलने में, पाना तो इतना ही सा होगा, उसके बाद वो पाइप रखते हैं, बड़ा सा पाइप फंसाए पानी में, मूव किया तो क्या होता होगा? टॉर्क क्या बताया? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो आपका उतना ही रहा जितना आप लगा सकते हो, आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया, और डिस्टेंस बढ़ा दोगे ना, जितना दूरी से लगेगा टॉर्क, डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ जाएगा टॉर्क उतना ज्यादा लगेगा। देखिए इसीलिए डोर पे जो हैंडल्स लगे होते हैं वो दूर लगे होते हैं बिल्कुल। क्यों? फोर्स मान लो 10 न्यूटन है, डिस्टेंस 2 मीटर, कितना आ गया? 20, और 10 फोर्स है और आपने 4 मीटर कर दिया ये डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा? 40। यानी फोर्स नहीं बढ़ा रहे हो, देखो फोर्स नहीं बढ़ा रहे हो, लेकिन डिस्टेंस बढ़ाने पे टॉर्क खुद ब खुद बढ़ता चला जा रहा है। समझ आ रही है बात? ठीक है ना। इसीलिए ऐसा होता है बच्चों, डोर में हैंडल्स यहाँ लगे होते हैं। किसी के घर में देखा यहाँ लगा, यहाँ से खोल रहे लगाओ, बता कोई मतलब नहीं है लगाने का ऐसा, ठीक है ना। नहीं लगेगा, टॉर्क नहीं लगेगा, कम लगेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये हैंड पंप है, ये हैंड पंप बच्चों, ये देखा होगा गवर्नमेंट हैंड पंप्स लगे होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे पकड़ते हैं ना अपन हैंड पंप और मूव करते हैं ताकि टॉर्क बढ़ जाए। यहाँ से चला है क्या कभी किसी ने? यहाँ से चलाएगा यहाँ से चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना बच्चों। तो क्यों? ये डिस्टेंस कम है ना, टॉर्क कम हो जाएगा। तो टॉर्क बढ़ाने के लिए डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलो खैर, ये सब तो डिटेल में अपन पढ़ेंगे। रोटेशनल में टॉर्क होता क्या है, बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे पढ़ने में। बहुत सारी और अच्छी इसके एग्जांपल्स बताऊंगा आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक। तो अभी हमको क्या पता है? बेसिक फार्मूला। तो बेसिक फार्मूला पता है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या? mlt-2, और डिस्टेंस का क्या? l, डिस्टेंस यानी लेंथ l। ये परपेंडिकुलर का कोई मतलब नहीं है, ये तो फॉर्मूले के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये कितना आ गया? ml2 t-2।
तो बच्चों ये डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल किसके जैसा बन गया, वर्क के जैसा बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या था, ml2t-2, तो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया ml2t-2, ठीक। 21 टॉर्क हो गया। टॉर्क के बाद अपन बात करें बच्चों, टॉर्क एंगुलर एक्सीलरेशन हो ही गया, हाँ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर दिख नहीं रहा, एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या था, ये आपने पत्थर लिया और सीधा फेंक दिया तो ये पत्थर सीधा जा रहा है, क्या है इसके पास, लीनियर मोमेंटम। अब मान लो कोई चीज़ घुमा रहे हैं अपन, पत्थर भाग के घुमा रहे हैं, तो घूमते हुए के पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के आसपास, क्या है उसके पास, एंगुलर मोमेंटम। आपने गुलेल चलाई पत्थर सीधा, कौन सा मोमेंटम, लीनियर। तो घूमने वाली चीज़ के पास एंगुलर मोमेंटम, सीधे चलने वाली चीज़ के पास लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं एल से, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता था, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है एंगुलर मोमेंटम बच्चों, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। कैसे आया, क्या आया, वो सब सिखाऊंगा मैं। m यहाँ मास है, v यहाँ वेलोसिटी, r रेडियस यानी लेंथ है, ठीक है। ये जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये वेलोसिटी है, ये मास है इलेक्ट्रॉन का, ये रेडियस है, ये एंगुलर मोमेंटम mvr, ठीक है। अब बच्चों m का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M, v का LT-1, r यानी लेंथ, ये रहा L, तो एंगुलर मोमेंटम का कितना आ गया, ml2t-1, ये आ गया एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब बच्चों यहां पे अपन बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक इनर्शिया नाम की चीज पढ़ी थी अपन ने NLM में, या पढ़ेंगे क्लास 11th में, क्लास 9th में पढ़ी थी हमने इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता था, इनर्शिया का कोई फॉर्मूला नहीं होता था। इनर्शिया मतलब बॉडी की प्रॉपर्टी, वो गुण किसी भी बॉडी का जिससे वो अपने स्टेट में रहना पसंद करती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे इनर्शिया का कोई फॉर्मूला नहीं था, बस हम सोचते थे मास ज़्यादा इनर्शिया ज़्यादा। जैसे कम वाले मास को चलाना भी आसान है, रुकाना भी आसान है। ज़्यादा मास को चलाना भी मुश्किल, रुकाना भी मुश्किल। तुम्हारी तरफ में एक छोटा सा पत्थर फेंकूंगा, तुमको भी लगी नहीं सर, मैंने बड़ा पत्थर फेंका, थोड़ा बड़ा पत्थर फेंका, तुम कहे अरे सर कैच कर लिया हमने, फुटबॉल फेंकी कैच कर लिया तुमने, मैंने इतना बड़ा पत्थर उठा, तुम भाग जाओगे। क्यों, क्योंकि अब उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है बच्चों, मोमेंटम ज़्यादा है, इनर्शिया ज़्यादा है। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, लेकिन ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया किसके पास होता है, लीनियर मोशन में इनर्शिया होता है, और रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट बच्चों m मास का r डिस्टेंस के अबाउट घूम रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²। क्या होता है, mr²। तो m के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल L, और रेडियस के लिए क्या लिखेंगे, L, कैपिटल L²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, ml²। अब बच्चों देखो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, mv, इसी से कंपेयर करके फॉर्मूला बनाए। जो काम यहाँ मास करता था, मास यानी होता था यहाँ इनर्शिया, क्या होता था, इनर्शिया, यहाँ होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ लीनियर मोमेंटम था, यहाँ एंगुलर मोमेंटम होगा। मास की जगह लीनियर मोशन में जो काम मास करता है, एंगुलर मोशन में वो काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ लीनियर वेलोसिटी, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी। मैं एक और तरीका बता रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का। अब आई का डायमेंशनल फॉर्मूला वो लिखा है ml2, और ओमेगा कितना होता है, t-1, क्या, ठीक है। ये ज़्यादा इजी लग रहा होगा अभी, है ना। चलो फिर ये भी सीख जाओगे, कोई बात नहीं। रोटेशनल मोशन में बेसिक फॉर्मूले जब पढ़ोगे तो ये समझ में आने लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एंगुलर मोमेंटम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब बच्चों हम बात करें सरफेस टेंशन की, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को एस से भी डिनोट करते हैं, टी से भी। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन बच्चों लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी है, लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी।
यूनिट ही एक पूरा सरफेस टेंशन, इसलिए टेंशन नहीं लेने का, समझने का है सरफेस टेंशन क्या है। तो लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। उसी सरफेस टेंशन के कारण आपने देखा होगा पानी की जो बूंदें होती हैं, ड्रॉप्स जो होती हैं, लिक्विड ड्रॉप्स, दे आर ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब ये क्या बला है भैया, मैं आपको फील करवाता हूँ सरफेस टेंशन। आपने पानी देखा होगा, रुका हुआ पानी, मॉस्किटोस को उस पर डांस करते देखा होगा, माइकल जैक्सन डांस करते रहता होगा। तो क्या वहां पे क्या हो रहा है बच्चों, पानी के सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे क्या है, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन है, इसका मतलब ये थोड़ा ना आप भी डांस कर पाओगे, सरफेस टेंशन कम होती है। पर मॉस्किटो तो कर रहे हैं, तो मॉस्किटोस की ग्रोथ रुके हुए पानी में होती है। इसलिए गवर्नमेंट बार बार बारिश के टाइम पे ये ऐड निकालती है कि आपके घर में कूलर तो नहीं है, कूलर में पानी तो नहीं है, ठीक है, टायर्स तो नहीं पड़े उसमें, रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए, या रुका हुआ पानी है तो उस पर कीटनाशक वगैरह का छिड़काव करिए ताकि सरफेस टेंशन ब्रेक हो जाए, लिक्विड कर वो डूब जाए। ठीक है, एक बार अमेरिका में 500 मीटर के ऊपर से जंप की वाटर में 10 लोगों ने, रुका हुआ पानी था। तो पहला वाला जो बंदा था वो ऑन स्पॉट पे उसका हैप्पी बर्थडे हो गया, कारण था सरफेस टेंशन। ठीक है, लिक्विड का जो सरफेस होता है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। तो बाकी सब कैसे बच गए, बाकी सब के बचने का कारण था ब्रेक ऑफ सरफेस टेंशन, तोड़ दिया उसने। ठीक है, खैर अभी हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये बच्चों लिक्विड भरा हुआ है, मान लो एक कंटेनर में, एक पानी है, इस कंटेनर में पानी है, पानी को ऊपर से देखोगे तो इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा बच्चों। इस पे एक इमेजिनरी लाइन ले लो, तो ये इमेजिनरी लाइन पे लिक्विड के सरफेस पे दोनों साइड से फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, इसकी लेंथ अपन ने मान ली L लेंथ, कितनी लेंथ मान ली L, फोर्स लग रहा है दोनों साइड से Ff। तो सरफेस टेंशन जो होता है बच्चों वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स किसी एक साइड से लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो बच्चों सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, फोर्स यानी mlt-2 और ये लेंथ यानी L से L कैंसिल, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया, mt-2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा सरफेस टेंशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, जितने भी आ रहे हैं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बच्चों नोट कर लो जल्दी। अब बच्चों हम बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम कांस्टेंट्स। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम कांस्टेंट्स, इंपॉर्टेंट बच्चों, सभी के सब बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिए, स्कूल में भी आएंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करें डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम कांस्टेंट। तो कितने हुए थे काउंटिंग बच्चों, कितने हुए थे कंप्लीट, चल मैं यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ फर्स्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट के डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G। बच्चों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। ये दो मासेस हैं m1 m2, इनके बीच का डिस्टेंस r है। आप सभी जानते होंगे, एक पॉपुलर और फेमस साइंटिस्ट, पेरेंट्स कहते थे बच्चों खेती में हमारी कुछ हेल्प करवा दे बेटा, वो नहीं करवाता था, यहाँ सोता रहता था पेड़ के नीचे। ठीक है ना, बहुत ही टैलेंटेड निकला बाद में बच्चों। सर के ऊपर तो नहीं, बाजू में गिरा था, वो जबरदस्ती बात बना दी कि सर के ऊपर ट्री गिर जाती तो अच्छा रहता है, एप्पल क्यों गिरा बच्चों, एप्पल गिरा। ठीक है, उसने सोचा एप्पल क्यों गिरा, नींद में था, सो रहा था, उड़ गया एकदम से, यार एप्पल क्यों गिरा। और ये लॉ दे दिया बच्चों, क्या लॉ, कि हर दो बॉडी इस यूनिवर्स में अट्रैक्ट करती है एक फोर्स, उस फोर्स को कहते हैं G m1 m2 by r²। ये फॉर्मूला था, इस G को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो बच्चों ये फॉर्मूला दिया, इतना पॉपुलर फॉर्मूला दिया, एक एप्पल गिरते ही तुम होते तो क्या करते, एप्पल खाते फिर सो जाते, क्या जा रहा है, सब मोह माया है। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, सोचा गिरा तो गिरा क्यों, और नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, और ये बना दी G m1 m2 by r²। इस G को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है ना, ग्रेविटेशन का लॉ है बच्चों, ग्रेविटेशन में डिटेल में पढ़ाऊंगा। हर दो बॉडी इस यूनिवर्स में अट्रैक्ट करती हैं बच्चों। ठीक है ना, हर दो बॉडी कितने भी दूर क्यों ना हो,
ये दो मार्कर में अट्रैक्शन है। फिर आप सोच रहे हो सर ये अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाते, या आपके दिमाग में ये भी आता होगा सर हम लोग जब जाते हैं अपने पेरेंट के साथ या हम गाड़ी से जा रहे होते हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता हम गाड़ी छोड़ के पोल से या ट्री से चिपक जाएं जाके, ऐसा क्यों नहीं होता सर अट्रैक्शन है तो हर दो बॉडी में, आप ऐसा कैसे कह सकते हो बताएंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तब तक सोचते रहो, ठीक है, क्यों नहीं अट्रैक्ट होता। चलो gm1m2/r², तो हमें g का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो g का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? fr²/m1m2। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mlt-2, ठीक है। डिस्टेंस l2, m1m2 का क्या हो जाएगा? मासेस है ना यार, देखो तो ये हो जाएगा m इंटू n, m से m कैंसिल, m-1 l3, ठीक है, l3 और t माइनस, ये आगे डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। भाई साहब क्या लॉ दिया है, यूनिवर्सल लॉ है, हर जगह सही है, हर जगह सही है, मतलब आप इस दुनिया में इस ब्रह्मांड में कहीं भी लगा सकते हो, यूनिवर्सल लॉ है। मान लो मंगल ग्रह पे आप चले गए और वहां पे आपको एलियंस मिल गए और अगर आपने उनको ये लॉ समझा दिया तो वो आपको कुछ नहीं करेंगे बच्चों, बिना चाय पिलाए वापस नहीं भेजेंगे कहीं, खुदा कसम क्या लॉ बताया है आपने, ठीक है ना। तो ये लॉ था गजब का, और डिटेल में अपन ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, वेट करो तब तक, इंतजार, ठीक। तो ये आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। चल अब अपन बात करें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बाद, रटना नहीं है, रटना नहीं कोई डायमेंशनल फॉर्मूला, निकाल लो 2 सेकंड में। मैंने सिर्फ रटना किसका बोला? फोर्स का रट लो, वर्क का रट लो, पहले निकालना सिखाया, फिर का याद कर लो, रट लो, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। अब इसके बाद यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बाद बच्चों हम बात करते हैं मोलार गैस कांस्टेंट, मोलार गैस कांस्टेंट R। होता क्या है बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन होती है। अब ये गैस क्या, गैस तो सभी जानते हैं, आइडियल गैस क्या होती है, एक यूनिट ही है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वहाँ डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन, वो होती है PV = nRT, इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। अरे गैसेस के लिए लगाना है भाई, ठीक है। अब यहाँ P का मतलब क्या है? प्रेशर है, प्रेशर। V का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम। N का मतलब मोल्स, R का मतलब गैस कांस्टेंट, मोलार गैस कांस्टेंट, यही है भैया, इसी को पकड़ो, मोलार गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला थी। T का मतलब टाइम नहीं, टाइम नहीं, टेम्परेचर, टेम्परेचर स्टूडेंट्स, ठीक। तो हमें R का चाहिए ना डायमेंशनल फॉर्मूला, तो R कितना हो जाएगा? PV/NT। अब देखना, ध्यान से सुनना, तब तक तोड़ते जाओ फॉर्मूले को जब तक आप बेसिक फॉर्मूले पे ना पहुंच जाओ, मतलब उस फॉर्मूले पे जहां पे आपको, जहां जिसका फॉर्मूला आपको याद हो वहां तक पहुंच जाओ। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है क्या? नहीं है। बेसिक फॉर्मूला याद है? यस, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो हम आगे बढ़ाएं इसको, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। V वॉल्यूम, वॉल्यूम का तो हमें याद है, मीटर क्यूब यूनिट होता है, उससे बन जाएगा। N मोल्स, T टेम्परेचर। चलिए अब सबका लिखिए, फोर्स का याद है डायमेंशनल फॉर्मूला? यस, mLT-2। वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब यानी L3 या L क्यूब। ये क्या है? एरिया, L स्क्वायर। N मोल्स, 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 मोल्स के लिए क्या लिखते हैं? MOL, मोल। T टेम्परेचर, केल्विन। अरे T मत छोड़ देना भाई, कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं। ये T क्या है? टेम्परेचर यानी केल्विन, K। L स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, कितना बचेगा बच्चों? R का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ गया? M। L कितने? 2। T कितना? -2 मोल। K को ले आओ पहले, K -1 मोल इनवर्स, ठीक है। ये निकला है डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? मोलार गैस कांस्टेंट R। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ठीक। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट,
इसी आइडियल गैस का बच्चों ये मोलार फॉर्म था, ये आइडियल गैस इक्वेशन का मोलार फॉर्म, PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के आइडियल गैस इक्वेशन का मोलार फॉर्म देखो बच्चों, PV इज इक्वल टू nKT, ठीक है ना। K इज मोलार गैस कांस्टेंट, सॉरी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, P प्रेशर भाई, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर, N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर, ये नंबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 5 मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल, तो नंबर का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। तो K का क्या होगा बच्चों, PV बाय T, P इज प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, V वॉल्यूम अपॉन T टेम्परेचर, फोर्स इज mL/T-2, वॉल्यूम L3, ये L स्क्वायर, ये T की जगह केल्विन, चमका कि नहीं चमका, चलो L स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल, तो K का क्या आ जाएगा बच्चों, mL/T-2 K-1, ये निकल आया डायमेंशनल फॉर्मूला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बाद हम बात करें प्लैंक्स कांस्टेंट की, किसकी, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट H से डिनोट करते हैं बच्चों, H प्लैंक्स कांस्टेंट। मॉडर्न फिजिक्स में काफी योगदान रहा प्लैंक्स जी का, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स में जो है काफी वर्क किया प्लैंक्स जी ने, ठीक है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट H का डायमेंशनल फॉर्मूला इनने क्या बताया प्लैंक्स ने बच्चों, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म से लाइट निकलती है तो ये टूट जाती है, इस तरीके से ब्रेक हो जाती है, कैसे, ये वेव ग्योर, ठीक है ना, वेव ग्योर में टूट जाती है बच्चों। ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर इंफ्रारेड, इसके ऊपर माइक्रोवेव्स, इसके ऊपर रेडियो वेव्स, इसके नीचे अल्ट्रावायलेट, इसके नीचे एक्सरेस, इसके नीचे गामा रेस, अरे भैया बड़ी नीचे गामा रेस। तो ऊपर से नीचे आते टाइम वेवलेंथ कम होती है, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, और जैसे जैसे नीचे आते हैं वेवलेंथ कम होती चली जाती है, यानी नीचे वाली लगभग स्ट्रेट लाइन में चलती है, वेवलेंथ कम होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो प्लैंक्स का कहना था बच्चों कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा, तो नीचे वाली जो वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो उनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। रेडियो ट्रांसमिशन किससे होता है, इनसे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी भी कम, और इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। अब मान लो आज रेडियो वेव्स जो है बच्चों, इसकी जगह अपन पूरे भोपाल में एक्सरे से ट्रांसमिशन कर दे रेडियो वेव्स का, ठीक है, तो क्या होगा भाई, बहुत एनर्जेटिक है ना गामा एक्सरेस, तो एक्सरेस में भेज दिया आज दर्द डिस्को गाना, तो बच्चों रेडियो बाद में बजेगा, पहले आपका दर्द डिस्को हो जाएगा, ठीक है ना, कारण फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा इसकी, तो एनर्जी भी ज्यादा, आपके सेल्स पे अटैक करेगी सीधे, ठीक। तो बच्चों प्लैंक्स ने कहा एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और जब प्रोपोर्शनल आया तो वो कहने लगा मैं अपना नाम का H चिपका जाऊं, प्लैंक्स कांस्टेंट H, तो ये प्रोपोर्शनल साइन हटा, H आ गया, H। तो H का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा, E क्या है बच्चों, यहाँ पे E है एनर्जी, ठीक है, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो H क्या हो जाएगा, E बाय F, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज mL/T-2, एनर्जी मींस वर्क यार, mL/T-2, फ्रीक्वेंसी इज T-1, T-1 से एक -1 कैंसिल, तो प्लैंक्स कांस्टेंट कितना आ गया, mL/T-1, ठीक है बच्चों, ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। आई होप समझ आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
अब हम बात करें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईटा से। अब ये क्या बला है भाई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब बच्चों चिपचिपाहट होता है। क्या होता है? चिपचिपाहट। जितनी ज़्यादा चिपचिपाहट होगी किसी लिक्विड में वो उतना ज़्यादा क्या होगा? विस्कस होगा। विस्कस, विस्कस मतलब चिपचिपाहट, ठीक है ना। तो बच्चों एक विस्कस फोर्स होता है। अब वो फोर्स कैसे आया, कितना आया, ये सब मत सोचो, अभी डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं। फॉर्मूला पता है तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आप सोचोगे सर कैसे आया? अरे पढ़ेंगे ना डिटेल में फ्लूइड्स में, अभी स्टार्ट हुई है फिजिक्स, पर डायरेक्ट फॉर्मूले आ गए, ठीक है ना। कोई टेंशन नहीं, सीखते जाओ। विस्कस फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर बी, 6 पाई ईटा आर बी, ये होता है विस्कस फोर्स। कहाँ लगता है ये विस्कस फोर्स? किसी भी बॉडी पे जो फ्लूइड में मूव कर रही है बच्चों, उस पे मोशन के ऑपोजिट लगता है। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी नीचे जा रही है तो उस पे विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा, और अगर बॉडी को आप ऊपर फेंक रहे हो, एयर क्या है? एक फ्लूइड ही है, ऊपर फेंका बॉल को तो विस्कस फोर्स क्या लगेगा? नीचे। राइट फेंका लेफ्ट लगेगा, लेफ्ट फेंका राइट लगेगा। तो विस्कस फोर्स और किसी बॉल पे कैसे लगता है विस्कस फोर्स? मान लो ये नीचे मूव कर रही है बॉल, जिसका रेडियस r है, वेलोसिटी v है, और ये जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी ईटा है, तो एयर में कम विस्कस फोर्स लगेगा, उसकी विस्कोसिटी कम होगी। लिक्विड में, पानी में ज्यादा लगेगा, पानी से ज्यादा ऑयल में लगेगा, ऑयल से ज्यादा शहद में लगेगा। मैंने आपसे कहा पानी फेंकना जरा बाल्टी में भर के, आप कहोगे अरे सर ये फेंक दिया। अब मैं कहूँगा शहद की बाल्टी भर के लाओ, फिर फेंक के दिखाओ, ठीक है। चलो मान लिया यार, तुम सुन बहुत महंगा होता है सर, एक चम्मच मान लो मैंने दे दिया यार, मैंने खरीद के दे दिया, चलो बस। अब तुमसे कहा फेंको जरा ऐसे, अब क्या करोगे? तुमने बाल्टी ली, शहद की भरी हुई, और फेंका, ये उठाओ, ये फेंका, देखा शहद गई नहीं। क्यों? विस्कस फोर्स बहुत ज़्यादा है बच्चों, चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा है, नहीं मूव कर पाएगा इजीली, लेयर सपोज करेंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसा समझो अभी। अब विस्कस फोर्स का फॉर्मूला मान लो आपको पता है, 6 पाई ईटा आर बी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा को बोल रहे हैं, तो फोर्स ना। विस्कस मतलब फ्लूइड्स में लगता है, विस्कस मतलब चिपचिपी वाली चीजों में। 6 को हटा दो, पाई को हटा दो, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा इन नंबर वाले कांस्टेंट का। तो ईटा का चाहिए हमें डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ईटा क्या हो जाएगा? ईटा को ये रहने दो, आर और बी रेडियस, और वेलोसिटी को नीचे लाओ। ये मतलब स्फेरिकल बॉडीज पे किया गया एक्सपेरिमेंट, इसीलिए रेडियस और वेलोसिटी लाए बच्चों। लगता सब पे स्फीयर पे फॉर्मूला हमने निकाला, हमारे सिलेबस पे इतना है। तो विस्कस फोर्स अपॉन रेडियस इनटू वेलोसिटी। विस्कस फोर्स है तो फोर्स ना, mlt - 2, रेडियस l, वेलोसिटी lt - 1, l से l कैंसिल। ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ गया बच्चों? m l - 1 t - ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला ईटा, ml - 1 t - 1। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था हमने क्लास 10th में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको रिप्रेजेंट करते थे म्यू से, कई बुक्स स्मॉल एन से भी डिनोट करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता क्या था वहाँ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता था कि लाइट की वेलोसिटी कितने गुना कम हो गई है, बढ़ गई है। ये सिर्फ एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर, जो बताता है कि वेलोसिटी लाइट की कितने गुना चेंज हो गई है। निकालते कैसे थे? म्यू निकालते थे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को c बोलते हैं, इसको v बोलते हैं। ऊपर v स्पीड है, नीचे v स्पीड है, lt - 1 अपॉन lt - 1 का मतलब m0 l0 t0। तो ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ कांस्टेंट के डायमेंशनल फॉर्मूला बताए बच्चों।
इंपॉर्टेंट है सभी बहुत। अब देखो बच्चों, स्ट्रेस की बात करें। स्ट्रेस पढ़ने में बहुत स्ट्रेस होता है यार। अरे नहीं होगा भाई, हमें देखो स्ट्रेस है ही नहीं दिमाग की प्रॉपर्टी, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो हमने जबरदस्ती दिमाग पे लगा दी। स्ट्रेस क्या होता है बच्चों मटेरियल में? मान लो ये एक इलास्टिक बॉडी हमने ले ली, इलास्टिक बॉडी। तो जैसे आप इलास्टिक बॉडी को खींचते हो, जैसे ही वापस छोड़ोगे स्प्रिंग की तरह वापस चली जाती है, क्योंकि जितना फोर्स आपने बाहर लगाया होता है उतना ही फोर्स उसमें अंदर डेवलप हो जाता है पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो स्ट्रेस होता क्या है बच्चों? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब अंदर की तरफ एक फोर्स डेवलप होता है, कितना? जितना बाहर लगाया था। तो बाहर जितना फोर्स है उतना ही अंदर डेवलप होता है। कहाँ डेवलप होता है? एरिया पे डेवलप होता है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बनेगा? MLT -2 और एरिया का L2 L से L कैंसिल, ये आ गया ML -1 T -2। ये रहा स्ट्रेस का। ओके, अब अपन बात करें बच्चों स्ट्रेन का। स्ट्रेन क्या होता है? जब आपने इसको खींचा बच्चों तो ये इस तरीके से नीचे तक आ जाएगा। चलो दूसरे में बना देते हैं। जब आपने इस वायर को खींचा बच्चों तो ये फोर्स लगने के कारण यहाँ तक स्ट्रेच हो गया। ओरिजिनल लेंथ L थी, चेंज इन लेंथ यहाँ से यहाँ तक डेल्टा L हो गई। तो स्ट्रेन क्या है? चेंज इन ज्योमेट्री अपॉन ओरिजिनल ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री अभी क्या थी? ओरिजिनल ज्योमेट्री लेंथ L थी और चेंज इन लेंथ यानी चेंज इन ज्योमेट्री डेल्टा L। तो L से L कैंसिल, ये भी 1 M0 L0 T0। क्या हो गया ये? डायमेंशनलेस हो गया ये भी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बात आती है बच्चों, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिनोट करते हैं E से। किससे? E से। ठीक है, 3 टाइप की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है बच्चों जो बॉडी की इलास्टिसिटी के बारे में बताती है। अभी क्या है इलास्टिसिटी, ये छोड़ो ये बात, अभी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूले पे ध्यान दो कैसे बनेगा। ठीक है, 3 टाइप की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होती हैं। एक होता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक होता है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और एक होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। 3 होते हैं, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। बेसिक फॉर्मूला सब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक ही रहेगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्योंकि अभी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग साइंटिस्ट का नाम था बेटा, वो ऐसा नहीं जवान था वो, है ना। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब था वो, यंग थे और उसका नाम था। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस ये रहा ML -1 T -2। स्ट्रेन का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं था, यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का वही डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया जो स्ट्रेस का होगा, क्योंकि स्ट्रेन का तो डायमेंशनल फॉर्मूला है नहीं। तो तीनों मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला स्ट्रेस के बराबर होगा। क्यों? स्ट्रेन का तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं। ठीक है, तो ये था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब अपन बात करें बच्चों चार्ज की। चार्ज की तो चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से। क्या चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी है? बिल्कुल नहीं, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, चार्ज डेराइव्ड क्वांटिटी है। चार्ज क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटी है बच्चों। करंट का फॉर्मूला क्या था बच्चों? करंट का फॉर्मूला था Q/T। तो Q का क्या हो गया? IT। I फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है, तो I क्या हो गया? कैपिटल A और टाइम को क्या लिख देंगे? T। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? AT हो गया। ठीक है, अब अपन बात करें किसकी? पोटेंशियल की।
पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं V से, तो पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन अपॉन चार्ज। ये हमने पढ़ा था ना, वर्क डन, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये होता है। ठीक है, ये पढ़ा था बच्चों हमने। अब वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mL2T-2, और चार्ज का क्या होता है, ET। ठीक है, तो पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, mL2T-3, ए ऊपर जाएगा तो A माइनस, ये रहा पोटेंशियल का। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पोटेंशियल के बाद अपन बात करें रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को R से डिनोट किया जाता है, रेजिस्टेंस R। अब हमें याद आता है, रेजिस्टेंस याद आया तो हमें ओम्स लॉ याद आएगा, ओम्स लॉ, ओम नमः शिवाय। ठीक है, ये वो वाला ओम नहीं, ये ओम है, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। तो ओम्स लॉ क्या कहता था, V इज इक्वल टू IR। क्या कंडीशन थी, ग्राफ बनाए थे, सब बनाए थे, हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू IR होता है फाइनली, अभी उसी की जरूरत है। तो रेजिस्टेंस ये रहा R, तो R को क्या लिखते हैं, V बाय I। क्या पोटेंशियल का बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला याद है आपको, पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, तो पोटेंशियल को क्या लिख सकते हैं, W बाय Q, और ये I एज इट इज। क्या आपको वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, हाँ बिल्कुल, बेसिक कंपोनेंट्स में टूट गया, आप पता है। वर्क का क्या, mL2T-2, चार्ज का क्या, AT, करंट का क्या, A, तो रेजिस्टेंस का क्या, mL2T-2, T-3, A-2। ठीक है, अब अपन बात करें बच्चों रेजिस्टिविटी रॉ। तो R का फॉर्मूला था रॉ L बाय A, हाई। तो रॉ को क्या लिख सकते हैं बच्चों, रॉ को लिख सकते हैं RA बाय L, और R को क्या लिख सकते हैं, V बाय I। V बाय लिख सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ थोड़ा रहेगा इतना बड़ा फॉर्मूला, तो बनाना सीखे आप। इसके बाद रॉ को क्या लिखा हमने, V बाय I, A बाय L, V यानी पोटेंशियल, वोल्टेज, तो क्या लिखते हैं, W बाय Q, तो W बाय Q, ये I, ये A, ये L। अब बन जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। क्यों, वर्क का पता है, एरिया का पता है, चार्ज का पता है, I का पता है, L का पता है। ठीक है, तो ये बना लो, ठीक है। अब देखो, ये Q को बोलते हैं हीट, क्या बोलते हैं, हीट। और हीट क्या है बच्चों, एनर्जी। क्या है, एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी मतलब वर्क, mL2T-2। बच्चों चार्ज, ये हीट जो है बच्चों, वो दो तरीकों से जा सकती है। Q इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा के फॉर्म में, और Q इज इक्वल टू ml के फॉर्म में। ये कब होता है बच्चों, जब टेम्परेचर तो चेंज हो पर स्टेट चेंज ना हो। तो Q इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ms डेल्टा थीटा। हीट दो तरीकों से जाती है। यहां पे बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है बट स्टेट चेंज नहीं हो रहा। चाय बनाने रखी आपने, पानी गर्म हो रहा है, बॉईल हो रहा है, बस बन जाएगी थोड़ी देर बाद, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हुआ ना। ऐसा थोड़ी ना चाय डाली, दूध डाला, हवा में चाय हो गई, लिक्विड से गैसियस नहीं होता ना ऐसा। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो Q इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा लिखते हैं। ये मास, ये स्पेसिफिक हीट, ये डेल्टा थीटा। तो S यहाँ पे क्या है बच्चों, S है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। तो S का फॉर्मूला Q बाय m डेल्टा थीटा हो गया बच्चों। तो Q यानी हीट यानी एनर्जी, mL2T-2, नीचे m डेल्टा थीटा इज केल्विन। ये तो स्पेसिफिक हीट का कितना आ गया, L2T-2 K-, ये डायमेंशनल फॉर्मूला। और ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेचर स्टेट सेम रहे, स्टेट क्या रहे, सेम,
स्टेट सेम, टेम्परेचर, वहां पे टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है, यहां पे स्टेट चेंज, टेम्परेचर नॉट चेंज, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा मतलब बर्फ 0 डिग्री पे ही बर्फ से पानी में कन्वर्ट हो जाता है, 0 डिग्री पे ही बर्फ रहता है, जब वो कन्वर्ट होता है पानी में तो 0 डिग्री पे ही पानी रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, स्टेट चेंज होता है। जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो 100 डिग्री सेल्सियस का ही पानी 100 डिग्री सेल्सियस की ही स्टीम में बदल जाता है, स्टेट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तब फॉर्मूला क्या लगता है, Q इज इक्वल टू ml, L को कहते हैं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, हिडन एनर्जी, दिखती नहीं ना यार, दिखी नहीं, कहां से आई एकदम से, तो L को क्या लिखेंगे, Q बाय M। डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, डरने की बात नहीं है, जस्ट अभी फॉर्मूले बता रहा हूं मैं, क्योंकि पूरी फिजिक्स एक लेक्चर में समेटना बहुत मुश्किल है। फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बना सकते हो वो आज आप सीखते हैं, ठीक है। और फॉर्मूले भूल जाओ तो बार बार देखो, बार बार देखो, 3-4 बार देखो तो याद हो जाएंगे बच्चों। Q बाय M, Q यानी हीट, हीट यानी एनर्जी, ml2T-2, M यानी मास, M से M कट गया, आ गया L2T-2, ठीक है। तो यहाँ पे किसका निकल आया डायमेंशनल फॉर्मूला, लेटेंट हीट का निकल आया, यहाँ किसका निकल आया, स्पेसिफिक हीट का निकल आया, ठीक है स्टूडेंट्स। Absolute permittivity of air और वैक्यूम। बच्चों जैसे मासेस के बीच में फोर्स लगता है ना, वैसे चार्जेस के बीच में भी एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ठीक है। तो वो जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बीच का Q1 Q2, तो वो भी बिल्कुल न्यूटन की तरह है। ये किसने दिया था, कूलम्ब्स ने दिया था ये फोर्स। तो इसका मतलब ये नहीं कि न्यूटन के पीछे कूलम बैठ गए तो चीटिंग करके नया कुछ नया बना, ऐसा नहीं भाई। थोड़े कॉन्सेप्ट सेम है, थोड़ा दिमाग सेम लगाया, लेकिन उसने मास के लिए दिया न्यूटन भैया ने, और इनने चार्ज के लिए दिया। तो ये फॉर्मूला था कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वो था G M1 M2 बाय आर स्क्वायर, ये था K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। K की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम को ही कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो F कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो क्या है, फुल बेवकूफी है, डरने की क्या बात है। 4 का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, कांस्टेंट है। पाई का भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर, ठीक। तो Q1 यानी चार्ज यानी 80, ये Q2 चार्ज 80, और फोर्स का mlt-2 और डिस्टेंस का L2। एप्सिलॉन नॉट m ऊपर जाएगा, L 1 2 3 हो गए टोटल, -3 टाइम, ये क्या टाइम एक पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, T3, ये एम्पियर 2 A स्क्वायर। ये आ गया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे और भी है डायमेंशनल फॉर्मूला, मेन मैंने करवा दिए। कहीं कोई अटकता है आप पूछ सकते हैं, DPP में आपको भेज दूंगा, ठीक है। और जिसको DPP चाहिए हो, मान लो कोई और भी YouTube पे दिखता है और उसको DPP की ज़रूरत लगती है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो RD क्लासेस का ऐप गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है, या मुझे मैसेज कर सकते हो 9009995995, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको DPP भेज दिया करूँगा इस नंबर से, ओके बच्चों। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा ये सब, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा है ये बच्चों टॉपिक, आपको ये 1-2 बार देखनी पड़ेगी फॉर्मूले, लेकिन आप पूरे फिजिक्स में बार बार जब भी बोला जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला तो बनाओ जरा। जैसे टेबल आपको सब बचपन में सिखा दिया जाता है, सबसे पहले यूज़ नहीं सिखाया जाता, यूज़ बाद में आता है, टेबल पहले याद करते हैं। तो ऐसे ही है,
ये याद आपने पहले कर लिया, निकालना पहले सीख लिया, ज़रूरत अब आपको पड़ती रहेगी 11th में भी 12th। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बच्चों, बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.